नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज हम 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है पादप ऊतक संवर्धन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पादप ऊतक संवर्धन के अनुप्रयोग एवं उपलब्धियां। यानी इस वीडियो में हम पादप ऊतक संवर्धन से हम क्या क्या अनुप्रयोग कर सकते हैं और इससे क्या लाभदायक कार्य कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, पादप ऊतक कोशिका या जीव द्रव्य को संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया जाता है। पादप ऊतक संवर्धन के अनुप्रयोग में पहला है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन कहते किसे हैं? ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा नए पादपों का निर्माण या फिर पादपों के पुनर्जनन को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या किया जाता है, जो आर्थिक महत्व के पादप होते हैं उनमें कायिक जनन किया जाता है। जैसे कोई भी पौधा है, इसका कोई भी एक भाग ले लिया जाता है और उससे क्या किया जाता है, जनन करवाया जाता है। जैसे ये भाग ले लिया और इससे जनन करवाया जाता है और नए पादप का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। तो हम सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या करते हैं, कोई भी आर्थिक महत्व का पादप ले लेते हैं और उसमें कायिक जनन करवाते हैं और नए पादप का निर्माण करवाते हैं, यानी सूक्ष्म प्रवर्धन कराते हैं। इसमें नए पादप का निर्माण किस प्रकार होता है? जैसे सूक्ष्म प्रवर्धन में हम क्या करते हैं, पादप का कोई भी एक भाग ले लेते हैं। अब पादप के भाग को क्या करते हैं, संवर्धन माध्यम में संवर्धित करते हैं। यानी इस वाले भाग को हम संवर्धन माध्यम में डाल देते हैं। यहाँ पर संवर्धन माध्यम कौन सा लेते हैं? एमएस द्वारा विकसित संवर्धन माध्यम या वाइट बीएस द्वारा संवर्धन माध्यम। तो उसका संवर्धन माध्यम ले लेते हैं और पादप का वह भाग यानी कृतोतक को इसमें डाल देते हैं। कृतोतक किसे कहते हैं? जिसका उपयोग हम ऊतक संवर्धन के लिए करते हैं, उस भाग को हम क्या कहते हैं? कृतोतक कहते हैं। तो कृतोतक को हमने कहाँ डाल दिया? संवर्धन माध्यम में डाल दिया। अब इसका संवर्धन होगा, यानी इस ऊतक में जितनी कोशिकाएं हैं वो अपनी संख्या में वृद्धि करेंगी। वृद्धि कैसे करेंगी? उनका जीव द्रव्य बढ़ जाएगा और जीव द्रव्य बढ़ जाएगा तो कोशिका विभाजन प्रेरित होगा और कोशिका विभाजन प्रेरित होने से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे ऊतक का निर्माण अधिक होगा। तो हम सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा भी नए पादप का निर्माण करा सकते हैं। और ये जो जनन है ये क्या कैसा कहलाता है? पादप का पुनर्जनन या कायिक जनन कहलाता है। अब बात आती है कि हम सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा ही कायिक जनन क्यों करवाते हैं। कायिक जनन तो वैसे भी हो सकता है, कोई भी पादप का भाग ले सकते हैं और उसे जमीन में रोप सकते हैं, जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है, नए पादप का निर्माण करा सकता है। तो हम सूक्ष्म प्रवर्धन का उपयोग क्यों करते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो कायिक जनन होता है वो बहुत तीव्र मात्रा में होता है। यानी जो भाग लिया है उससे बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक संख्या में वृक्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तरह से हम ऊतक संवर्धन में क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा लाभदायक महत्व प्राप्त कर सकते हैं। पादप ऊतक संवर्धन का अगला लाभदायक महत्व है विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन। यानी हम क्या कर सकते हैं, ऊतक संवर्धन द्वारा कोई भी ऐसा पादप है जो विषाणु या फाइटोप्लाज्म से संक्रमित है तो उसे हम उसका पुनर्जनन करवाकर यानी सूक्ष्म प्रवर्धन कराकर उसका क्या कर सकते हैं, उसे रोगाणु मुक्त कर सकते हैं। यानी उसमें विषाणु या फाइटोप्लाज्म को अलग कर सकते हैं और नया पादप बना सकते हैं जो ना तो विषाणु और ना फाइटोप्लाज्म से संक्रमित होगा। तो इसमें क्या कराया जाता है, विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन में? विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन में कोई भी ऐसा पादप लिया जाता है जो वायरस या फाइटोप्लाज्म से संक्रमित हो। जैसे हमने यहाँ पर आलू का पौधा ले लिया, इसमें ये जो पौधा है इसमें क्या है, वायरस एक्स है, यानी पोटैटो वायरस एक्स है। ये जो आलू का पौधा है इसमें पोटैटो वायरस एक्स है। तो इसे हम यदि पोटैटो वायरस एक्स को अलग करना चाहें यानी नए पादप का निर्माण करना चाहें जो वायरस से संक्रमित ना हो, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब हम इसका कायिक प्रवर्धन कराते हैं यानी इसमें कोई भी भाग काट लेते हैं और वहाँ उसे जमीन में
देते हैं, उसके बाद में क्या होता है, वो नया पादप निर्माण कर लेता है। लेकिन उसमें क्या होता है, वायरस चला जाता है, यानी जो पोटैटो वायरस एक्स है वो भी उसके साथ चला जाएगा और जो नया पौधा बनेगा वो भी वायरस से संक्रमित होगा। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया है कि जो भी पादप संक्रमित होता है वायरस से, उसका जो ऊपर वाला भाग होता है, शीर्ष भाग होता है, उसमें वायरस नहीं होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका शीर्ष वाला भाग ले लेते हैं, यानी काट लेते हैं और इसका क्या कराते हैं, ऊतक संवर्धन कराते हैं, यानी इसे संवर्धन माध्यम में संवर्धित कराते हैं। और जब इस भाग का संवर्धन कराते हैं, यानी इसे कर्तोतक के रूप में काम लेते हैं, तो इसका संवर्धन होता है और उसमें ऊतक का क्या होता है, संवर्धन होता है, जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। और बाद में जो संवर्धित कर्तोतक है उससे हम नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। वह पादप कैसा होता है, वायरस मुक्त होता है। तो इस तरह से हम पादप ऊतक संवर्धन द्वारा क्या कर सकते हैं, कोई भी विषाणु जो युक्त पादप है उसे विषाणु या वायरस से अलग कर सकते हैं, यानी विषाणु मुक्त पादप का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह का पुनर्जनन आलू में यदि पोटैटो वायरस एक्स हो या फिर पोटैटो वायरस 5 हो, तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं, यानी जब आलू का पौधा पोटैटो वायरस एक्स या पोटैटो वायरस 5 से संक्रमित है तो हम उसमें विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन उपयोग में ले सकते हैं, यानी उसका शीर्ष प्ररोह का ऊतक संवर्धन करा सकते हैं, जिससे नवनिर्मित जो पादप होता है वो वायरस मुक्त होता है। ऊतक संवर्धन का अगला लाभदायक महत्व है कृत्रिम बीज उत्पादन। कृत्रिम बीज उत्पादन कैसे किया जाता है, इसमें कोई भी अंडाशय ले लिया जाता है, उसमें जो बीजांड है उससे क्या निर्मित किया जाता है, कायिक भ्रूण निर्मित किया जाता है। हमने लेक्चर 1 में पढ़ लिया था कायिक भ्रूण क्या होता है, जो बीजांड है उसमें बीजांड काय, ये वाला पार्ट, या फिर इसके चारों तरफ पाई जाने वाली जो अध्यावरण की कोशिकाएं हैं उनसे यदि भ्रूण का निर्माण हो तो वो भ्रूण कायिक भ्रूण कहलाता है। अब इस कायिक भ्रूण से हम क्या करते हैं, कृत्रिम बीजों का निर्माण करते हैं, कृत्रिम बीज बनाते हैं। इसमें एक क्रिया होती है उसे कहते हैं संपुटीकरण। यानी कृत्रिम बीज का उत्पादन कैसे किया जाता है, भ्रूण जनन द्वारा, यानी ये जो भ्रूण है इसमें क्या किया जाता है, भ्रूण जनन द्वारा जो बना कायिक भ्रूण है उसका संपुटीकरण कराया जाता है, जिससे कृत्रिम बीजों का निर्माण होता है। संपुटीकरण मतलब ये जो कायिक भ्रूण है, कायिक भ्रूण को हम यदि लंबे समय तक संरक्षित रखना चाहते हैं तो इसे क्या करते हैं, सोडियम या कैल्शियम एक्जिलेट के मनके में सुरक्षित रख देते हैं। इसमें संरक्षित किस प्रकार रखा जाता है, ये हमने ले लिए सोडियम या कैल्शियम एक्जिलेट के मनके। इसके बाद में इसमें क्या किया जाता है, कायिक भ्रूण को डाला जाता है। जो कायिक भ्रूण बना है बीजांड काय या अध्यावरण की जो कोशिकाओं से जो कायिक भ्रूण बना है उसको डाल देते हैं। उसके साथ हम विभिन्न पोषक पदार्थ डालते हैं, वृद्धि नियामक डालते हैं और पीड़कनाशी डालते हैं। ये पदार्थ हम क्यों डालते हैं, ताकि कायिक भ्रूण का निर्माण अच्छे से हो सके, उसमें वृद्धि अच्छे से हो सके, जिससे क्या होता है, बीज का निर्माण हो जाता है। इस बीज को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम बीज कहते हैं। ये जो कृत्रिम बीज बना है इसे यदि हम बाहर भूमि में डाल दें तो इसमें सामान्य बीज की तरह ही अंकुरण होता है, यानी इसमें प्रांकुर और जो मूलांकुर निकलते हैं वो बिल्कुल सामान्य बीज की तरह ही निकलते हैं। इस तरह का पहला प्रयोग मुराशिगे ने किया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कृत्रिम बीज उत्पादन में क्या होता है। इसमें हम कायिक भ्रूण लेते हैं। कायिक भ्रूण यानी जो बीजांड है उसमें बीजांड काय या अध्यावरण की कोशिका से हम भ्रूण बनाते हैं, उस भ्रूण को हम क्या कहते हैं, कायिक भ्रूण कहते हैं। अब कायिक भ्रूण को डाला जाता है सोडियम या कैल्शियम एक्जिलेट के मिनके में। उसके साथ ही उसमें
जो पोषक पदार्थ हैं जो कायिक भ्रूण को चाहिए वो पोषक पदार्थ डाले जाते हैं, वृद्धि नियामक डाले जाते हैं और पीड़कनाशी डाले जाते हैं। उसके बाद में वो भ्रूण जो है वो कायिक भ्रूण किस में बदल जाता है, कृत्रिम बीज में बदल जाता है। ये जो कृत्रिम बीज होता है ये सामान्य बीज की तरह ही अंकुरण और जो वृद्धि होती है वो उसके समान ही करता है। ऐसा पहला प्रयोग 1977 में मुरासिगे ने किया था। इसमें हम क्या करते हैं, जो कायिक भ्रूण है उसे विभिन्न पोषक पदार्थ में डालते हैं, यानी इसका क्या कराते हैं, ऊतक संवर्धन कराते हैं। ये जो कायिक भ्रूण है इसका ऊतक संवर्धन कराया, यानी इस कायिक भ्रूण का हम क्या कराते हैं, पादप ऊतक संवर्धन कराते हैं, यानी इसमें जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या में वृद्धि करते हैं, जिससे ये कायिक भ्रूण कृत्रिम बीज में बदल जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संपुटीकरण कहते हैं। अब ये जो कृत्रिम बीज बना है ये सामान्य बीज की तरह ही कार्य करता है। पादप ऊतक संवर्धन का अगला लाभदायक महत्व है भ्रूण बचाव। भ्रूण बचाव कैसे किया जाता है, जो कोई भी अविकसित फल है, जैसे ये अविकसित फल है, इसमें बीज अच्छे से निर्मित नहीं हुआ है, यानी इसमें क्या है, अभी भ्रूण है और ये फल निर्मित हो गए। अब ये फल विकसित होने के बाद में क्या होता है, इसका गिराव हो जाता है, यानी ये फल टूट जाता है और भूमि पर गिर जाता है, जबकि उसमें जो बीज है वो अभी विकसित नहीं हुआ है, वो अभी भ्रूण है। अब इस भ्रूण का बचाव किया जाता है, यानी इसमें क्या किया जाता है, इस भ्रूण को निकाल लिया जाता है और ऊपर वाली जो क्रिया हो रही थी यानी इसका ऊतक संवर्धन कराया जाता है, जिससे बीज बन जाता है और वो बीज बिल्कुल सामान्य बीज की तरह ही होता है। यानी हम पादप ऊतक संवर्धन द्वारा भ्रूण का बचाव करा सकते हैं। अगला लाभदायक महत्व है पुंजनीय अगुणितों का उत्पादन, यानी इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो परागकोश है इसमें क्या किया जाता है, जो परागकोश है उसमें निर्मित परागकण क्या किए जाते हैं, परागण किया जाता है इनका, यानी ये परागण कहाँ जाते हैं, स्त्री केसर पर जाते हैं। इस क्रिया में यानी परागण में क्या होता है, जो परागकण होता है वो स्त्री केसर पर स्थानांतरित होता है। इस क्रिया में क्या होता है, यदि परागकण जो पौधा है यदि वो वायरस से संक्रमित है तो यहाँ पर जो स्त्री केसर जिस पादप पर उपस्थित है उस पादप में भी वो वायरस चला जाता है, यानी वो वायरस उस पादप को भी संक्रमित कर देता है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसका ऊतक संवर्धन कराते हैं, यानी जो परागकण है उसका कोई भी एक परागकण ले लेते हैं। अब इस परागकण में क्या कराया जाता है, ऊतक संवर्धन कराया जाता है, यानी ये जो परागकण है इसका ऊतक संवर्धन कराया जाता है या फिर इसकी कोशिकाओं में वृद्धि कराई जाती है, जिससे ये ऊतक एक नए पादप का निर्माण करता है। वो पादप कैसा होता है, वायरस मुक्त होता है और इसके साथ ही ये पादप अगुणित होता है। अगुणित क्यों होता है, क्योंकि जो परागकण हैं वो अगुणित हैं और आगे जाकर जो स्त्री केसर है उसमें जुड़ जाते हैं और वो भी अगुणित होता है, जिससे आपस में जुड़ने से वो कैसे हो जाते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर कोई प्रकार का निषेचन नहीं हो रहा है, ये जो परागकण है अगुणित है ये परागकण, इससे क्या हो रहा है, नए पादप का निर्माण हो रहा है, तो ये पादप भी कैसा होगा, अगुणित होगा। तो इस तरह से हम अगुणितों का उत्पादन करके शुद्ध वंशक्रम प्राप्त कर सकते हैं। अगला लाभदायक महत्व है त्रिगुणित पादपों का उत्पादन। त्रिगुणित पादपों का उत्पादन कैसे होता है उससे पहले हम जान लेते हैं त्रिगुणित पादपों का उत्पादन किया क्यों जाता है। क्योंकि जब त्रिगुणित पादप होंगे, सामान्यतः जो पौधे होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, जब पादप त्रिगुणित होगा यानी 3n होगा तो उससे 3n ही फल विकसित होंगे, और जो त्रिगुणित फल होते हैं उनमें बीज नहीं होता है, यानी वो बीज रहित होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिगुणित पादप का निर्माण करके उसमें जो फल हैं उनमें बीज हटा सकते हैं, यानी उन फलों को बीज रहित कर सकते हैं। बीज रहित फल के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, त्रिगुणित पौधों का निर्माण करते हैं। त्रिगुणित पादपों का निर्माण कैसे करते हैं, जो बीजांड होता है उसमें हमें पता है कि एक तो भ्रूणकोश होता है और एक भ्रूणपोष होता है, यानी इसके अंदर जो भ्रूणकोश है ये क्या है, बीजांड का है,
इस बीजांडकाय के बीच में क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। और इस भ्रूण कोश में हमें पता है 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं, यानी 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। इसमें जब नर युग्मक आता है, यहाँ पर अभी तो 2 केंद्रक हैं, और जब नर युग्मक आता है यानी पराग नली से जब नर युग्मक 2 नर युग्मक आते हैं तो एक नर युग्मक तो अंड कोशिका के साथ जुड़ जाता है और एक कहाँ जुड़ जाता है, केंद्रकीय कोशिका के साथ। सामान्यतः फल का निर्माण किससे होता है, यहाँ पर जो अंड कोशिका है उसके साथ जो नर युग्मक बना है इससे भ्रूण का निर्माण होता है। और ये भ्रूण कैसा होता है, द्विगुणित होता है। अब द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो गया यानी द्विगुणित बीज का निर्माण हो गया, तो द्विगुणित बीज से क्या होता है, द्विगुणित पादप का निर्माण होता है, जिससे जो फल बनते हैं उनमें बीज उपस्थित होते हैं। अब हमें बीज रहित फल प्राप्त करने हैं, तो बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए हम त्रिगुणित पादप का निर्माण करते हैं। त्रिगुणित पादप का निर्माण कैसे करते हैं, भ्रूण कोश में जो बीच में जो केंद्रकीय कोशिका होती है उसमें 3 केंद्रक होते हैं, यानी वो कोशिका 3n होती है या त्रिगुणित होती है। हम इस कोशिका को अलग कर लेते हैं और इस कोशिका में क्या करते हैं, ऊतक संवर्धन की क्रिया कराते हैं, यानी इसका ऊतक संवर्धन कराएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, भ्रूण में बदल जाएगा। और ये भ्रूण कैसा होगा, त्रिगुणित होगा, और इससे जो बीज बनेगा वो भी त्रिगुणित होगा। और त्रिगुणित बीज से त्रिगुणित पादप का निर्माण होगा, यानी जो पादप बनेगा वो भी त्रिगुणित होगा। ये पादप त्रिगुणित है और इससे फल जो बनेंगे वो भी त्रिगुणित होंगे। और त्रिगुणित पौधों में क्या होता है, त्रिगुणित पौधे होते हैं उनसे त्रिगुणित फल बनते हैं और उन फलों में बीज नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम ऊतक संवर्धन क्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं, बीज रहित पादप का निर्माण करा सकते हैं।